नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजहंस ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है शुरुआत कैसे हुई, उसके पहले जो थे अलग अलग पार्टियां बनी, अलग अलग संगठन जो बने थे उनके बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से जो समूह थे जो शामिल हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और उनके शामिल होने का जो सविनय कारण था वो क्या था, और उसकी जो सीमाएं थी, कौन कौन से समूह थे वो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला जो वर्ग था सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने वाला, वो था संपन्न किसान। संपन्न यानी कि जो धनवान किसान थे वो। अब धनवान किसान थे वो शामिल क्यों हो गए थे? धनवान किसानों के शामिल होने का जो प्रमुख कारण था, धनवान किसान खेती कौन सी करते? व्यावसायिक फसलें। सिर्फ उन्हीं फसलों को बोते थे जो बेच करके पैसे कमाए जा सके, उन्हीं फसलों को बोते थे और इन फसलों की खेती करते थे। अब विश्व युद्ध हुआ, विश्व युद्ध के बाद इनका जो मुनाफा था व्यावसायिक फसलों का वो क्या हो गया? कम हो गया, और इनके पास जो नगद आय थी, जेब में आने वाली आय थी, वो क्या होगी? उसके जो स्रोत थे वो समाप्त हो गए। तो ये स्रोत समाप्त हो गए तो इनको लगान चुकाना भी क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। तो स्वराज का जो संपन्न किसान थे उन्होंने स्वराज का अर्थ जो लगाया वो क्या लगाया था? स्वराज का मतलब लगाया था भारी लगान से मुक्ति। स्वराज का इन्होंने मतलब इतना ही लगाया, भारी लगान से मुक्ति। तो अब देखो, भारी लगान से मुक्ति का इन्होंने अर्थ लगाया स्वराज का कि हमें भारी लगान से क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। और कांग्रेस ने भी इन किसानों को क्या दे दिया? समर्थन दे दिया। चलो, संपन्न किसान तो शामिल हो गए, गरीब किसान भी शामिल थे। गरीब किसान शामिल थे। गरीब किसानों का क्यों शामिल हुए थे? उनका क्या उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था कि लगान में तो कमी हो ही रही है, लगान में तो कमी हो ही रही है, लेकिन लगान के साथ ही जमीन का भाड़ा भी खेती करते थे, और जमींदार जो लोग थे उन किराया भी ज़्यादा था और लगान भी देना ऊपर से। तो लगान और ये जो किराए की जो व्यवस्था थी, इससे किसान क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। किसानों ने छोटे छोटे भाड़ा विरोधी आंदोलन भी किए, लेकिन भाड़ा विरोधी आंदोलन तो किए, लेकिन कांग्रेस ने इनका समर्थन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कांग्रेस ने इनका समर्थन इसलिए नहीं दिया कि कांग्रेस के मन में एक हिचकिचाहट थी, एक डर था कि यदि इनको समर्थन दिया तो जो ये संपन्न किसान हैं ये इनका हाथ छोड़ देंगे, इनसे दूरियां ना बना ले। इसी डर की वजह से कांग्रेस ने इनको कभी समर्थन नहीं दिया, और कांग्रेस के समर्थन न देने की वजह से इनके जो आंदोलन थे ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाए। अगला वर्ग है व्यवसायी वर्ग। अब व्यवसायी वर्ग जो व्यापारी लोग थे, व्यापारी जो वर्ग था, वो इस आंदोलन में शामिल क्यों हो गए थे? उनका क्या कनेक्शन था, क्या समस्याएं थी जिसकी वजह से वो इस आंदोलन में शामिल हो गए? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय व्यापारियों को जो मुनाफा हो रहा था वो मुनाफा अब नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो युद्ध से संबंधित सामग्रियां थी, फसलें थी जो युद्ध में काम आ सके, उन फसलों को ज़्यादा मंगवाया जा रहा था और उनकी कीमतें भी ऊंची थी। तो इन सब की वजह से उनका जो मुनाफा था वो क्या हो गया? एक तो कम हो गया। दूसरा, औपनिवेशिक नीतियों का विरोध। औपनिवेशिक नीतियों का विरोध क्यों कर रहे थे? यानी कि ब्रिटेन भारत पर जो अपनी व्यापारिक नीतियां लागू कर रही थी, उन नीतियों का भारतीय जो ये व्यवसायी थे, व्यापारी थे, ये क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। अब उन नीतियों का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन नीतियों में सिर्फ फायदा किसका देखा जा रहा था? इंग्लैंड का ही देखा जा रहा था, न कि भारतीय व्यापारियों का फायदा देखा जा रहा था। तो उनका विरोध। विदेशी आयात से सुरक्षा। अब विदेशी आयात से वो जो सुरक्षा थे वो क्यों चाहते थे? क्योंकि विदेशी आयात से भारतीय जो व्यापारी थे उनके मन में एक डर बना हुआ था कि यदि विदेशों का सामान, इंग्लैंड का सामान तैयार होकर आकर भारतीय बाजारों में बेचा जा रहा है तो हमारा सामान नहीं बिकेगा। इसी डर से वो विदेशी आयात से भी सुरक्षा चाहते थे। अब व्यापारियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही कुछ अपने हित के लिए कुछ संगठन बनाए जो आज भी भारत में मौजूद है।
पहला संगठन बना था भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस। पहला संगठन कौन सा बना था? भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस 1920 में बना था। कब बना था? 1920 में। पहला जो संगठन है वो बना था भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठन 1920। दूसरा संगठन बना था भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। दूसरा संगठन कौन सा बनाया गया? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। इसको आज भी किस नाम से जाना जाता है? फिक्को, FICCO, फिक्को के नाम से इस संगठन को आज भी भारत में जाना जाता है और मौजूद है। कौन सा है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। दो संगठन बने थे, याद रखना। पहला था आपका भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस 1920 में बना, और दूसरा कौन सा था? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। पहला भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस कब बनता है? 1920 में, और दूसरा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ 1927 में, जिसे वर्तमान में फिक्को के नाम से जाना जाता है, FICCO। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध। ब्रिटेन, जो ब्रिटिश सरकार है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण कर रही थी। धीरे धीरे भारतीय व्यापारियों को गुलाम बनाना चाहती थी, इसलिए उनकी जो औपनिवेशिक नियंत्रण की जो नीति थी उसका भी भारतीय व्यापारियों ने क्या किया? जम करके विरोध किया। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद उत्साह मंद पड़ गया, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, उस गोलमेज सम्मेलन में असफलता के बाद जो भारतीय व्यापारी थे, इनकी उत्साह जो था इनका मंद वो धीमा पड़ गया था। यानी कि इनको एक उम्मीद थी कि इस आंदोलन के बाद हमारी जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएगी और ये जो औपनिवेशिक नियंत्रण है ये भी हम पर नहीं होगा। इस उम्मीद के साथ जो उत्साह में आंदोलन में भाग लिया था, एक उत्साह जगा हुआ था इनके अंदर, लेकिन गोलमेज सम्मेलन की असफलता की बात जब इनके सामने आई तो इनका जो उत्साह था वो एकदम ही मंदा पड़ गया, धीमा पड़ गया था। अब इनको कोई दिलचस्पी इस आंदोलन में नहीं रही। औद्योगिक श्रमिक वर्ग भी इस आंदोलन में शामिल था। अब देखो, व्यवसायी जो वर्ग है, उस व्यवसायियों के कारखाने में ही कौन काम कर रहे हैं? श्रमिक काम कर रहे हैं। तो इन दोनों की मांगे समान तो होने से रही, क्योंकि समान तो इनकी होगी ही नहीं। औद्योगिक श्रमिक वर्ग और व्यवसायी वर्ग के नीचे कौन काम करता है? औद्योगिक श्रमिक वर्ग। यानी कि व्यापारियों के जो उद्योग थे, कारखाने लगे हुए थे, उनके अंदर कौन काम कर रहे थे? श्रमिक काम कर रहे थे। वो भी शामिल हो गए। वो शामिल क्यों हुए थे? क्योंकि उद्योगपति जो थे उनके द्वारा कम वेतन दिया जाता था, ज़्यादा काम करवाया जाता था। काम की जो कंडीशन थी, वर्क कंडीशन थी, वो क्या थी? खराब थी। इसको सुधारने के लिए वो क्या हो गए? साथ में शामिल हो गए। नागपुर के अलावा नागपुर जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, नागपुर के अलावा बड़ी संख्या में कहीं पर भी शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस ने इनका समर्थन क्यों नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस की उद्योगपतियों से नज़दीकी थी। इसमें भी कांग्रेस को डर था कि यदि मजदूरों का हमने समर्थन दिया तो हमारा जो व्यवसायी वर्ग है वो हमसे दूरी ना बना ले, हमारा साथ ना छोड़ दे। इसलिए कांग्रेस ने औद्योगिक वर्ग का क्या नहीं दिया? समर्थन नहीं दिया। तो मजदूरों ने कांग्रेस से धीरे धीरे क्या बना ली? दूरी बना ली। अब देखो आगे हैं महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कैसे? नमक सत्याग्रह हुआ था, उसमें जुलूस निकाले गए थे, बड़ी संख्या में महिलाओं ने उसमें भाग लिया था और नमक भी बनाया था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और शराब की दुकानों की पिकेटिंग, जिसका अपन पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। असहयोग आंदोलन में शराब की दुकानों की पिकेटिंग यानी कि विरोध करने का एक ऐसा तरीका जिसमें दुकानों, शहरों के जाने के जो रास्ते हैं वो रोक दिए जाते हैं। तो एक बात गौर करना आप कि कांग्रेस में कोई सा भी आप आंदोलन ले लो, महिलाओं की ज़्यादा भूमिकाएं नहीं रखी गई है, क्योंकि महिलाओं को कभी बड़ा पद कांग्रेस ने दिया ही नहीं। महात्मा गांधी वगैरह जो थे, बड़े बड़े नेता थे, उनका मानना क्या था कि महिलाओं का काम उतना ही है, घर में काम करो और गृहस्थी जीवन जीने का ही
अधिकार है, उनको ये आंदोलन का नेतृत्व करना ये सब उनको अधिकार नहीं। इसलिए महिलाओं को उन्होंने क्या नहीं दिया, कभी भी आगे बड़े पदों पर मौका नहीं दिया। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें महिलाएं शामिल तो थी, लेकिन उनको कोई बड़ा पद या नेतृत्व नहीं दिया गया था। अब ये तो जो समूह थे हमने पढ़े थे, संपन्न किसान है, गरीब किसान है, व्यवसायी वर्ग है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग है, ये सब क्या थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने वाले वर्ग थे। अब कौन से हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं में ऐसे वर्ग जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, आंदोलन से दूरियां बना ली थी? इनमें पहला है दलित वर्ग। दलित जो नाम है वो भी एक देश के लिए, भारत जैसे देश के लिए, भारत जैसी सोसाइटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सामाजिक अपंगता, यानी कि ऐसा समाज जिससे बाकी जो भी दूसरे समाज है नफरत करते हो, उनको कोई बड़ा ओहदा ना दिया जाए, बड़ा पद ना दिया जाए, उनको नीचा समझा जाता है, उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? दलित वर्ग। आपकी बुक में आ रखा है इसलिए नाम यूज कर रहा हूँ दलित वर्ग, वरना ये नाम मैं यूज कभी भी नहीं लेता यूज में, क्योंकि संविधान में भी आज SC ST शेड्यूल जो भी कास्ट है इनका नाम चेंज किया गया है, लेकिन आपकी बुक में नाम यही दे रखा है दलित वर्ग, इसलिए ये नाम मुझे प्रयोग में लेना पड़ेगा। दूसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग, सविनय अवज्ञा में सीमित हिस्सेदारी। अब देखो, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलित जो वर्ग था उसने सीमित, लिमिटेड कुछ ही लोग थे सीमित जिन्होंने भाग लिया था, बाकी ऐसा जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया था। किस लिए? सामाजिक अपंगता के कारण, समाज से बाहर समझा जाता था, समाज में सबसे नीचा जिनको समझा जाता था वो कौन सा वर्ग था? दलित वर्ग था। तो इनका मांग क्या था कि ऐसे जो समाज है जिनको समाज नीचा समझ रहे हैं दूसरे समाज अपने से, इनके हाथ में भी राजनीतिक बागडोर होनी चाहिए। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर ली। किसकी मांग कर ली? एक शब्द आया यहाँ पर, अलग निर्वाचन क्षेत्र। तो देखो इसके लिए नाम कई जगह पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी यूज किया जाता है। क्या नाम यूज किया जाता है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी यूज किया जाता है। और ये एक ऐसी पद्धति है, ऐसी जो है प्रणाली है जो देश को चाहे कितना भी संगठित हो, एकता वाला देश हो, देश को तोड़ देती है भागों में, असमानता पैदा कर देती है। यानी कि इस प्रणाली में जो खड़ा होने वाला उम्मीदवार है वो भी एक वर्ग का हो और उसे वोट देने वाले भी एक ही वर्ग के और एक ही क्षेत्र के होने चाहिए। यानी कि जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है वो उम्मीदवार उसी क्षेत्र का होना चाहिए और उसी वर्ग का होना चाहिए, और वोट डालने वाले जो हैं वो भी उसी वर्ग के होंगे। तो ऐसी इन्होंने क्या कर ली? मांग कर ली। अब मांग कर ली, ठीक है। अब जो इनकी कुछ वर्ग भी इनके लिए जो एसोसिएशन संस्थाएं थी, संगठन भी बने थे इनके हितों की रक्षा के लिए। तो इनमें मुख्य रूप से एक संगठन जो सामने आया, दलित वर्ग एसोसिएशन 1930। दलित वर्ग एसोसिएशन नाम आया, दलित वर्ग एसोसिएशन, जिसका निर्माण किसने किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने। दलित वर्ग एसोसिएशन का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कब किया है? 1930 में। 1930 में निर्माण करते हैं दलित वर्ग एसोसिएशन का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इस एसोसिएशन के थ्रू ये अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखते हैं। अंग्रेजों ने इनकी मांग मान भी ली थी, क्योंकि अंग्रेजों की तो एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो उस नीति को उन्होंने नज़र में रखते हुए इनकी ये मांग भी मान ली कि चलो ठीक है, आपको अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिए जाएंगे। लेकिन बीच में हमारे साथ एक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी, जो उस समय कहाँ थे? गोलमेज सम्मेलन में ये जो प्रस्ताव रखा गया, तब महात्मा गांधी इस मुद्दे को बीच में ही छोड़कर, इस मुद्दे पर चर्चा छिड़ी, महात्मा गांधी की बात नहीं मानी गई, तो वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था उसे बीच में ही छोड़ करके वापस भारत आ गए।
और भारत आने के बाद आमरण अनशन पर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? आमरण अनशन पर। आमरण अनशन पर बैठ गए महात्मा गांधी। जब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी से मिलने गए तो उनके बीच जो वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के बाद एक समाधान जो था निकाला गया। क्या समाधान था? कि आरक्षित सीटों का प्रावधान कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने कहा अलग निर्वाचन क्षेत्र आपको नहीं दिया जाएगा, आपके लिए आरक्षित जो सीटें हैं उनका प्रावधान कर दिया जाएगा। उसी दिन से ये आरक्षण का पहली बार अगर कहीं चर्चा हुई संविधान में किसी को दिया गया तो एससी जो है दलित वर्ग जो था उसको आरक्षित सीटें दी गई थी निर्वाचन के लिए। यहीं से शुरुआत होती है भारत में किसकी? आरक्षण की। और इस बात पर महात्मा गांधी भी राजी हो गए और सितंबर 1932 को, कब? सितंबर 1932 को पुना पैक्ट पर महात्मा गांधी ने क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। पुना पैक्ट याद रखना महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और पुना पैक्ट क्यों हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और जो उनके दलित वर्ग था उन्होंने मांग रखी थी अलग निर्वाचन क्षेत्र की। इस पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच क्या हो गया था? विवाद हो गया था। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए और महात्मा गांधी से मिलने कौन पहुंच गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके बीच वार्ता हुई और वार्तालाप होने के बाद ये जो एक इसका समाधान निकाला गया कि आरक्षित जो सीटें हैं वो आपको दे दी जाएगी, आरक्षित सीटों का प्रावधान रखा गया। और सितंबर 1932 में पुना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। पुना पैक्ट कब होता है? सितंबर 1932 में। किन किन के मध्य? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पुना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। चलो, इनने मांग कर ली दलित वर्ग। इसके बाद एक जो समूह था वो और था मुस्लिम राजनीतिक संगठन। कौन सा समूह था? मुस्लिम राजनीतिक संगठन। अब ये जो समूह था ये समूह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल? इसके लिए, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में अब हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन के साथ एक आंदोलन चला था खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला था? खिलाफत आंदोलन चला था। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया महात्मा गांधी ने, खिलाफत आंदोलन भी वापस ले लिया गया। और खिलाफत आंदोलन वापस लेने के बाद जो मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे उन्होंने कांग्रेस से क्या बनानी शुरू कर दी? दूरियां बनानी शुरू कर दी। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो शामिल नहीं हुए। इसलिए खिलाफत आंदोलन शांत पड़ जाने पर कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी। और पहली बार अगर पृथक निर्वाचन की किसी ने मांग रखी थी तो वो था मुस्लिम राजनीतिक संगठन। इन्होंने तो 1930 के बाद 1932 में समझौता होता है, 1930 में रखी थी। मुस्लिम जो थी राजनीतिक संगठन था उसने 1920 में पृथक निर्वाचन की मांग रख दी थी। अलग होने के बाद कहा कि पृथक निर्वाचन यानी कि हमारा भी जो है अलग निर्वाचन किया जाए। मुस्लिम जो वर्ग था उसी वर्ग का उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो खड़ा होगा और उसी वर्ग के कैंडिडेट वोट देंगे। और ये मांग कब रखी गई थी? 1920 में। और 1920 के बाद मुस्लिम जो राजनीतिक संगठन था कांग्रेस हिंदू महासभा, यानी कि एक कांग्रेस का ही संगठन और था हिंदू महासभा, उस संगठन से नजदीकियां बढ़ाने लगे। क्यों बढ़ाने लगे? पता नहीं कैसे और क्यों इनके मन में एक डर बैठ गया था कि बहुसंख्यक हिंदुओं में अल्पसंख्यक मुस्लिमों की पहचान कहीं खो ना जाए। तो ये जो शब्द आया बीच में, एक बहुसंख्यक और एक आया अल्पसंख्यक, दो शब्द आए बीच में। मुस्लिम नेताओं को डर था कि बहुसंख्यक हिंदुओं में अल्पसंख्यक मुस्लिम पहचान खो जाएगी। बहुसंख्यक शब्द जो आया ये शब्द क्या होता है? और एक आया अल्पसंख्यक। एक कौन सा शब्द आता है? बहुसंख्यक। दूसरा कौन सा आता है? अल्पसंख्यक। यानी कि बहुसंख्यक का मतलब क्या होगा? जिनकी संख्या ज्यादा हो, बहुसंख्यक। लोकतांत्रिक राजनीति आपकी एक बुक है, उसमें आप पढ़ोगे तो पहला पार्ट आएगा सत्ता की साझेदारी, जिसमें अपने को श्रीलंका और बेल्जियम दो देशों के उदाहरण देखने को मिलेंगे। इनमें अपन बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पर भरपूर चर्चा करेंगे क्योंकि इन दो ही शब्द है, इन पर पूरा पाठ टिका हुआ है।
तो बहुसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, जिनकी संख्या ज़्यादा हो। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जिनकी संख्या कम हो। यानी कि बहुसंख्यक ज़्यादा हिंदुओं के बीच में कम जो मुस्लिम थे उनकी पहचान कहीं खो ना जाए, यही डर किसको सता रहा था, मुस्लिम नेताओं को सता रहा था। इसलिए इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपनी दूरियां बना ली। और ये जो चीज़ मैंने आपको आज बताई शायद समझ में आपके आ गई होगी कि आंदोलन में आज हमने पढ़ा कि आंदोलन में कौन कौन से समूहों ने भाग लिया, किस किन समूह ने भाग नहीं लिया तो क्यों लिया, क्या कारण थे कि भाग लेना पड़ा, और ऐसे क्या कारण हुए थे कि इन समूहों ने भाग नहीं लिया। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदू सोशलिस्ट आर्मी और जो अन्य जो वर्ग है उनका अध्ययन करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।